Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss the topic of management of bacterial corneal ulcer. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर क्या डिज़ीज़ है, इसकी टियोलॉजी क्या है, इसकी क्या पैथोजेनेसिस होती है और मुख्तलिफ स्टेजेस में क्या क्लिनिकल फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं। और एक्चुअली एग्ज़ाम्स में भी होता यही है कि वो आपको क्लिनिकल फ़ीचर्स दे देते हैं। उन क्लिनिकल फ़ीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स को एनालाइज करके आपने डिज़ीज़ डायग्नोज करनी होती है। और डिज़ीज़ डायग्नोज करने के बाद आपसे क्या पूछा जाता है कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से की, इसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है एंड सो ऑन। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। अगर सिर्फ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट लिखें, तो सिर्फ आप ट्रीटमेंट लिखेंगे कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट है, क्या ड्रग्स हैं जो आप डॉक्टर को रेकमेंड करेंगे। और अगर मैनेजमेंट पूछेंगे तो शुरू से लेकर एंड तक सारी बातें डिस्कस करनी है। मैनेजमेंट में आप 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट जब आपके पास चलकर आया है वो खुद से आपको नहीं बताएगा कि ही सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिज़ीज़। आपने खुद डायग्नोज करनी है पेशेंट की हालत देखते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट किस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है। उसी डिज़ीज़ के मुताबिक आपने पेशेंट को मुख्तलिफ़ तरह की जो लैब टेस्ट हैं वो रिकमेंड करने होते हैं, जिनको हम लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस में काउंट करते हैं। और जब उन लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट जो हैं वो आ जाते हैं तो उसके मुताबिक आप पेशेंट को ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। सो फॉर मैनेजिंग द पेशेंट ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, जो पहला स्टेप है डैट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले आप पूछेंगे पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है। ऑब्वियसली अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, वो साफ़ सुथरा रहता है, देन देयर वुड बी द लेस एक्सपोजर टूवर्ड्स द वेरियस बैक्टीरिया। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मुख्तलिफ तरह के जो बैक्टीरिया हैं, दीज आर द कॉज ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। फिर हम उससे हाइजीन पूछेंगे, क्या वो सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। अगर नहीं रखता दैन ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू बैक्टीरिया। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछेंगे, क्या उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो कॉन्टैक्ट में रहता है। किसी रिसेंट ट्रॉमा की हिस्ट्री लेंगे। फिर उसके बाद हम उससे पूछेंगे क्या वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो पेशेंट जो कॉन्टैक्ट लेंसेज को रेगुलरली वॉश नहीं करते या फिर गलती से कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के सो जाते हैं, उनमें रिस्क होता है ऑफ इन्फेक्शन बाय स्यूडोमोनाज एरियोजिनोजा। और पिछले लेक्चर में ये बात हमने देखी थी कि स्यूडोमोनाज एरियोजिनोजा जो है इट इज़ अ कॉज ऑफ द कॉर्नियल बैक्टीरियल अल्सर। फिर उसके बाद हमने किसी भी तरह की ऑक्यूलर सरफेस डिजीज़ की हिस्ट्री लेनी है, किसी भी तरह के सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन की हिस्ट्री लेनी है कि क्या पेशेंट किसी भी तरह के स्टीरॉइड्स ले रहा है या कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है जिसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो जाए। ये तमाम हिस्ट्री के पॉइंट्स नोट करने के बाद किसी हद तक अगर हमारा आइडिया आ रहा है कि पेशेंट को बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन अब जब हमारे जहन में आ रहा है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, तो फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स रिकमेंड नहीं कर देनी पेशेंट को। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करवाना लाजमी है कि हो सकता है कि ये किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो डिज़ीज़, या बैक्टीरिया ना भी इन्वॉल्व हो, या किसी और ट्रॉमा की वजह से हो डिज़ीज़। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू रूल्ड आउट होगा। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है विच इज़ नोन एज 2% फ्लोरेसेंट टेस्ट। अब 2% फ्लोरेसेंट टेस्ट में क्या होता है कि ओवर द अल्सरेटेड एरिया जो है कॉर्नियल स्टेन विच इज़ 2% फ्लोरेसेंट वो अप्लाई किया जाता है। तो जो अल्सरेटेड एरिया होगा वो अपटेक कर लेगा 2% फ्लोरोसिन को, और जो अनअल्सरेटेड एरिया है वो नहीं करेगा। सो इस तरह से अल्सरेटेड और अनअल्सरेटेड एरिया के दरमियान डिफ्रेंशिएट किया जा सकेगा। और ये चीज़ अक्सरियत सिनेरियोज़ में ही पूछी जाती है कि अगर जो है कॉर्निया जो है 2% फ्लोरोसिन जो है स्टेन को अपटेक कर रहा है तो कौन सी डिजीज़ होगी। ऑब्वियसली वो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का सिनेरियो होता है। उसके बाद 2 तरह की इन्वेस्टिगेशंस देखने को मिलती हैं। एक होती है रूटीन इन्वेस्टिगेशंस और अगली होती है माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशंस। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड सीपी परफॉर्म करनी है, एरिथ्रोसाइल सेडिमेंटेशन रेट मालूम करना है, ब्लड शुगर परफॉर्म करनी है और यूरिन टेस्ट करना होता है। उसके बाद माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशंस होती है। माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर गिवन स्पेसिमेन जो है वो ग्राम स्टेनिंग शो कर रहे तो ऑब्वियसली वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है। अगर वो 10% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो कोई किस तरह का फंगल हो सकता है, बिकॉज वी नो कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है, जबकि जो फंगस के लिए स्टेनिंग टेक्निक यूज़ होती है डेट इज़ 10% KOH। अब इस तरह की जो माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए हमने स्पेसिमेन किस तरह से लेना है, उसके लिए हम स्पेसिमेन ऑब्टेन करते हैं बाय स्क्रैपिंग द
कॉर्नियल अल्सर मार्जिन्स, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिमेन ऑब्टेन हो सकते हैं। उस स्पेसिमेन पे हम स्टेनिंग टेक्निक करके पता कर सकते हैं कि या वो बैक्टीरिया की वजह से या तो वो फंगस की वजह से, और दूसरी जो है डेट इज़ कल्चर एंड सेंसिटिविटी कि एक मरतबा हमें पता चल गया कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो उसको हम एक दफ़ा कल्चर मीडियम में ग्रो करके मज़ीद कंफर्म कर सकते हैं। अब हिस्ट्री हो गई, इन्वेस्टिगेशंस हो गई, और इसके बाद ये भी कंफर्म हो गया कि द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। अब क्वेश्चन ये है कि पेशेंट को ट्रीट किस तरह से करना है। तो पहला स्टेप है दैट इज़ कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ना रोका जाए तो वो फैलता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस केस में कॉर्निया का इन्फेक्शन हो रहा है और उसको ना रोका गया तो हो सकता है कि कॉर्नियल अल्सरेशन से होते होते वो एंटीरियर कंपार्टमेंट को इन्वेड कर दे और आगे एंटीरियर यूवियाटिस हो जाए। So it is very important to control the bacterial infection in the case of the bacterial corneal ulcer. To control the bacterial infection in the case of bacterial corneal ulcer, पहला स्टेप जो होगा that is administration of the topical antibiotics या antibiotic ointments। किस तरह की topical antibiotics दी जाती हैं? It may be a ciprofloxacin, morfloxacin, chloramphenicol, olfloxacin, या it may be या फिर जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन या पॉलीफेक्स भी यूज़ की जा सकती है। अगला स्टेप जो होता है डेट इज़ सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन। इन दिस केस 0.5 ml ऑफ सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन ऑफ जेंटामाइसिन इज़ गिवन टू द पेशेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब टॉपिकल एंटीबायोटिक की बात हो गई, सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन ऑफ जेंटामाइसिन की बात हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के केस में किसी भी सूरत सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, क्योंकि ये बात हमने पार्ट 1 में भी पढ़ी थी इन द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्निया कि ये जो सारा हमारा कॉर्निया है डेट इज़ ए वास्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। ए वास्कुलर स्ट्रक्चर मतलब कि यहाँ पे सिस्टेमिक रूट अवेलेबल नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है जो एंटीबायोटिक्स को उसकी साइड तक पहुँचा सके। सो इस वजह से ए वास्कुलर होने की वजह से सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो है दीज आर नॉट रिकमेंडेड इन द केस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। अब एक बार स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमने रोक लिया, अगला स्टेप होता है रिलीविंग द पेन। ऑब्वियसली जब पेशेंट आपके पास आता है उसको इस बात से ज़्यादा कंसर्न नहीं होता कि उसके अंदर क्या तोड़ फोड़ क्या डिफेक्ट चल रहा है। उसका कंसर्न ये होता है कि जो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, जो मेरी वीन बार बार ख़त्म हो रही है, इसको पहले ठीक कर दिया जाए। सो रिलीविंग द पेन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये किस तरह से होता है? लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो सीलरी बॉडी है उसका स्पाज्म होता है। सीलरी बॉडी के स्पाज्म की वजह से क्या होता है? इरिटेशन होती है ऑफ द नर्व फाइबर्स लाइंग द कॉर्निया, ठीक। तो उसकी वजह से सीलरी स्पाज्म की वजह से इट कॉजेज द पेन इन द आई, और सीलरी स्पाज्म को रिलीव करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस केस में। सीलरी स्पाज्म को रिमूव करने के लिए वी हैव एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करती है कि यहाँ पे जो हमारा सीलरी स्पाज्म होता है, ऑब्वियसली ये जो सीलरी मसल्स जो है इनको रिलैक्स करती है, साइक्लोप्लेजिक ड्रग है। और मज़ीद ये कि एट्रोपिन जो है इट कॉजेज द मीडियाटिक्स, ठीक है। ये एक मीडियाटिक ड्रग है कि ये जो है प्यूपिल की डायलेशन कॉज करवाती है, जिसकी वजह से एक्सुडेट की फॉर्मेशन नहीं होती, पोस्टीरियर साइनकी की फॉर्मेशन नहीं होती। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो है इट मे ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी ग्लाउकोमा। सेकेंडरी ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए या तो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे या कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। अब बीटा ब्लॉकर्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर्स किस तरह से हेल्पफुल हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लाउकोमा, ये ग्लाउकोमा वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस केस में इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर किसी भी सूरत पिलोकार्पाइन नहीं देनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। ऑल्दो पिलोकार्पाइन एक ऐसी ड्रग है विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, बट वी रेड इन द ANS फार्माकोलॉजी कि ये एक मायोटिक ड्रग है, और अगर ये मायोटिक है देन इट वुड रिजल्ट इन द कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल के अलावा जो है इसका क्या फंक्शन होता है? इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सीलरी बॉडी, ठीक है। सीलरी बॉडी का जो स्पाज्म है वो मज़ीद बढ़ा देगी, और सीलरी बॉडी का स्पाज्म जितना ज़्यादा बढ़ेगा पेशेंट को उतना ही ज़्यादा पेन होगा। तो इस केस में पिलोकार्पाइन जो है डैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब ये भी देख लिया कि हाउ टू कंट्रोल द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द केस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। नंबर 2 पे पेन किस तरह से रिलीव करना। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर। द फर्स्ट स्टेप to treat a non-healing bacterial corneal ulcer is bandage lens। अब bandage lens क्या है? ये एक soft lens है which can be applied on your eyes for an extended
पीरियड ऑफ टाइम, और ये काफ़ी देर के लिए आपकी आई को मुख्तलिफ तरह की फॉरेन ऑब्जेक्ट से और मुख्तलिफ तरह के ट्रॉमा से, मुख्तलिफ इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है आपके कॉर्निया को। तो जितनी ही देर के लिए कॉर्निया जब प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहेगा उतना ही ज़्यादा वो हील कर सकेगा। अब ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर में बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर ली। अगला पॉइंट है कंजक्टाइवल फ्लैप, कि अगर कॉर्नियल सरफेस का अल्सर काफ़ी ज़्यादा होगा, कॉर्नियल सरफेस काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है टू रिस्टोर द इंटेग्रिटी ऑफ द कॉर्नियल सरफेस विच इज़ नोन एज कंजक्टाइवल फ्लैप। नंबर 1 बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, नंबर 2 कंजक्टाइवल फ्लैप एंड नंबर 3 इज टॉर्सोरैफे। अब हम टॉर्सोरैफे देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। Now the next step to treat the non-healing corneal ulcer is टॉर्सोरैफे। So what is टॉर्सोरैफे? बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है इन विच आईलिड्स आर पार्शली स्यून, के जो आईलिड्स हैं, एक ऊपर वाला आईलिड एक नीचे वाला आईलिड, दोनों को आपस में किसी हद तक थोड़ा बहुत स्विंग कर दिया जाता है टू नैरो डाउन द आईलिड ओपनिंग, ताकि जो आईलिड की ओपनिंग है बिटवीन दीज टू आईलिड्स वो कम कर दी जाए। और ऑब्वियसली इसको कम करने का क्या पर्पस होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द कॉर्निया, लेस एक्सपोजर ऑफ कॉर्निया, लेस एक्सपोजर ऑफ कॉर्निया मीन्स मोर हीलिंग। Now the fourth step in treating the non-healing corneal ulcer is umbilical cord serum। कि umbilical cord serum बेसिकली होता क्या है कि वो सीरम, वो ब्लड जो umbilical cord में मौजूद है, और ये किस लिए बेनिफिशियल होता है कि umbilical cord serum जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर्स ऑब्वियसली दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग ऑफ द कॉर्नियल सर्फेस जो अल्सर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो umbilical cord serum इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्रीटिंग द नॉन हीलिंग कॉर्नियल बैक्टीरियल अल्सर। अब नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट करने के लिए 4 पॉइंट्स जो हैं, नंबर 1 बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, नंबर 2 कंजक्टाइवल फ्लैप, नंबर 3 टॉर्सोरैफे, नंबर 4 अम्बिलिकल कॉर्ड सीरम, नंबर 5 एमनियोटिक मेम्ब्रेन की ट्रांसप्लांटेशन। अब हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन की ट्रांसप्लांटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये होता क्या है कि जो डैमेज्ड एरिया है ऑफ कॉर्नियल सरफेस उसको रिपेयर कर दिया जाएगा बाय द कॉर्नियल वाइल एमनियोटिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो ग्राफ्ट के तौर पर यूज़ होती है इन द ट्रांसप्लांटेशन। फिर जब इन सब से भी रिपेयर नहीं हो पाता अल्सर, लास्ट हमारे पास चॉइस रह जाती है, डेट इज़ कर्टोप्लास्टी विच इज़ एक्चुअली द corneal transplantation. So this was all about the management of the bacterial corneal ulcer. Hope you understood well. Thanks for watching.